नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप सारन, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर से। आज मैं जो वेदर चेंज हो रहा है, मौसम जो चेंज हो जाता है, उसके कारण से कई बीमारियों अपने प्रवेश कर जाती है। जिस प्रकार जैसे पेड़ पौधों के पत्ते झड़ते हैं, फूल, उससे एक पोलन निकलता है। पोलन के कारण से अनेक प्रकार की एलर्जिक, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, एलर्जिक हो जाते हैं। किसी को छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, किसी को अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत चेंज हो जाती है। क्योंकि गर्मियों में जब सर्दी होती है उसमें गरिष्ठ आहार का भी ज़्यादा सेवन करना पड़ता है। अब जो जो आती है तो आपके शरीर में पानी की जो डिमांड है वो डिमांड भी बढ़ जाती है। तो आपको एक तो पानी की जो डिमांड है वो अच्छी तरह पानी पीना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का प्रयोग करना है। दूसरा, उससे पोलन से बचने के लिए आपको कौन कौन से प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से योग और प्राणायाम का अभ्यास यदि करते हैं तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि ये जो बीमारी है, ये जो वेदर चेंज होते हैं तो देखते हैं बहुत सारे हमारे पास साधक आते हैं, एकदम चेहरा रेड हो जाता है, नाक भी रेड हो जाती है, पानी नाक से बहने लग जाता है, आंखें रेडनेस हो जाती है। उसके कारण से अनेक प्रकार की समस्या हो जाती है, बार बार वो छींक आती है। तो उनके कारण से ये बड़ी इरिटेट सा हो जाता है और बड़ी दिक्कत आती है। यदि इस बीमारियों से आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्राणायाम के साथ साथ थोड़ा सा प्राकृतिक जीवन जीना पड़ेगा। प्राणायाम योग की क्रियाएं करनी पड़ेगी। जिस प्रकार हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में पिछली वीडियो आप देखोगे तो उसमें जल नीति करके बताई है मैंने। तो उसके लिए जल नीति जो क्रिया है, रबड़ नीति है, सूत्र नीति है, वो क्रिया बहुत बढ़िया होती है। यदि जल नीति क्या करते हैं, नाक में जो एलर्जी क्या होती है, आपकी शरीर की जो इम्यूनिटी पावर होती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कमजोर हो जाती है। तो आप पर रोग जो हो हावी हो जाता है। तो हर प्रकार की अनेक प्रकार की बीमारियों को आपके शरीर में हो जाते हैं। और यदि वो एलर्जी, अस्थमा आप मेडिसिन के द्वारा यदि कंटिन्यू मेडिसिन लेते हो तो वो उनका साइड इफेक्ट तो होता ही होता है। उस साइड इफेक्ट के अलावा भी आप यदि मेडिसिन कंटिन्यू लेते हो तो आपके शरीर में वो जो कफ है वो तो जम जाएगा तो आपको अस्थमा में धीरे धीरे अस्थमा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे अस्थमा हो जाएगा, आपको श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है। तो आप उस वेदर को, बदलते मौसम जो है उसमें जो एलर्जिक है, एलर्जी के लिए क्या क्या करना है और आपको क्या क्या आहार लेना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। पहले मैं आपको प्राणायाम के बारे में, योग के बारे में बताता हूं, उसके बाद में थोड़ा सा आहार के बारे में बताऊंगा, क्या आहार लेना चाहिए जिससे आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी चाहिए, पानी आपको कितना पीना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले आज मैं कुछ प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं वो करके बताऊंगा। कुछ थोड़ी सूक्ष्म योगी क्रियाएं हैं, यदि आप नियमित रूप से कुछ कर लेते हो तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो सुबह सुबह जल्दी उठ के ताम्र पानी का, जो तांबे के बर्तन होता है उसमें आप पानी रखिए, रात को पानी रखिए, उसका पानी पीजिए आप। तो वेदर जो चेंज होता है, क्योंकि अभी जो गर्मियां भी आने लगी है, आपके शरीर को जो पानी की जो है, पानी कितना होना चाहिए, पानी की जो कैपेसिटी होती है, जैसे आपके शरीर का वजन होता है उसका 10% जो होता है उसका पानी, जूस, रस ये होना चाहिए। तो आपके, जिससे हार्ड वर्कर होता है, जिसको पसीना ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी की क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। और बाकी का जो नॉर्मल है, एसी के में बैठते हैं, उनको पानी की थोड़ी सी कम डिमांड होती है। तो पानी जो है आप याद करके पानी को पीजिए। पानी से आपकी जो स्किन है उसको ठीक करती है। पानी आपके शरीर का जो टॉक्सिक होता है, जो उसको वाश करने का काम करते हैं, क्योंकि पानी पिएंगे यूरिन जाएगा, पसीना निकलेगा, तो शरीर का जो टॉक्सिक है वो पसीने है, मल है, मूत्र है, उसके द्वारा ही बाहर निकलता है। तो आपको सबसे पहले, यदि एलर्जिक आपको है तो आपको सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना है। सुबह जल्दी का मतलब सूर्य उदय होने से पहले आपको उठना है। उठने के बाद में आपको गुनगुना पानी पीजिए, 2-3 गिलास पानी पीने के बाद में फ्रेश होइए। उसके बाद में आपको प्राणायाम की क्रियाएं करनी है। प्राणायाम की क्रिया कैसे करनी है, जैसे आप सीधे बैठे, सबसे पहले आपको भस्त्रिका प्राणायाम,
धीरे धीरे करिए, आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक साथ आप नहीं कर सकते हैं। और प्राणायाम के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में बैठ के कर सकते हो, आप उसको वीडियो को देख के भी कर सकते हो। आप थोड़े दिन वीडियो को देख के कर लीजिए, फिर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो प्राणायाम की क्रिया, सबसे पहले आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम का जो अभ्यास होता है वो नियमित रूप से आपको करना है। वो शरीर में उष्णता, जिसको जो सर्दी जुकाम रहती है उनको पित्त, कफ, वायु जो विकार होते हैं वो तीनों की इनबैलेंस हो जाता है। वात पित्त जो कफ होता है वो शरीर आयुर्वेद का हमारे फंडा है, तो उसका इनबैलेंस हो जाता है, उसके कारण से तो आपके शरीर में कफ की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है, उसके कारण से आपको ये सारी चीज हो जाती है। तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए अभ्यास, ये योग मुद्रा जो है इसमें आप बैठ जाइए, कमर, गर्दन और जो अपना स्पाइनल कोड है वो एकदम सीधा रखें। कई बार क्या होता है बैठते हैं यूं ढीला ढीला नहीं बैठना है, आपको एकदम सीधा, कमर गर्दन एकदम सीधा रखना है। सीधा रखे बैठे, आंखें सहजता से बंद करें, श्वास प्रश्वास क्रिया करेंगे, आप जल्दीबाजी नहीं करिए। भस्त्रिका तेजी से भी करना होता है, पर तो तेजी से करने से आप 5-7 स्टेप करते ही आपका सर को घूमने लग जाएगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम जब है तो आपको बड़ा धैर्य के साथ धीरे धीरे करना है, तो आपको फेफड़ों में दोनों में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाना चाहिए। जैसे भस्त्रिका ले रहे हैं, दोनों फेफड़े आपके फूलते हुए महसूस करें, श्वास छोड़ दें। भस्त्रिका ये आप कम से कम 10 क्रम पूर्ण करना है। ये आपको 10 क्रम पूर्ण करना है। भस्त्रिका यदि 10 क्रम भस्त्रिका का आप करते हो तो आपके दोनों फेफड़ों की जो लंग्स की एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, आपके शरीर में ताजा शुद्ध शिथिल ऑक्सीजन जो अंदर प्रवेश कराएगी, तो आपके जो शरीर में विकार हैं विकारों को बाहर निकालने का काम करेंगे। भस्त्रिका को, जिसको बीपी नहीं रहता है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो थोड़ा तेजी भी कर सकते, इस रूप में भी कर सकते हैं। पर तो आप धैर्य से धीरे धीरे करेंगे तो आपका ज्यादा श्वास जो है फेफड़ों में ज्यादा आपका भरेगा। तो आपको सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स करें, धीरे धीरे 2-3 गहरा श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। उसके बाद में दूसरी जो क्रिया है वो आज नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। जिसको हार्ट और बीपी की प्रॉब्लम वो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, बाकी के जो है नाड़ी शोधन का प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन कैसे करेंगे, जैसे राइट हाथ की राइट नासिका को बंद करेंगे अंगूठे से, कमर गर्दन एकदम सीधा रखेंगे, उससे श्वास लीजिए, आप अंदर श्वास लेते हुए दोनों नासिकाओं को बंद करते हुए ठुड्डी कटकूप के लगाइए, श्वास को रोकेंगे, गर्दन सामने लाते हुए श्वास को छोड़ देंगे, वापिस उसी नासिका से श्वास लेंगे, अपोजिट नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे, उसी से वापिस श्वास अंदर लेंगे, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास है। मैंने आपको 3-4 बार ही करके बताया, ये आपको 10 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम का। अब फिर मैंने एक बार बता देता हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम का सही तरीका क्या होता है। राइट से जैसे श्वास को अंदर लिया, पहले लेफ्ट को बंद कर दिया, राइट से श्वास को अंदर लिया, फिर दोनों नासिकाओं को बंद करिए और श्वास को ठुड्डी है वो कंठकूप के लगा के थोड़ा श्वास को रोकिए, और उसके बाद में क्या करेंगे, गर्दन सामने लाते हुए अपोजिट नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। जिससे बाहर छोड़ रहे हैं उसी नासिका से वापिस श्वास को अंदर लेंगे, दोनों नासिका बंद करेंगे, ठुड्डी कंठकूप के लगाइए और अपोजिट नासिका से श्वास को
बाहर छोड़ेंगे। ये जो प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास आपको करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कम से कम आप स्टार्टिंग में 5 मिनट करें, धीरे धीरे बढ़ाते हुए उसको 7 मिनट कर दीजिए, फिर 10 मिनट तक आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। यदि भस्त्रिका नाड़ी शोधन दोनों प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, आपको कपालभाति भी थोड़ा सा कर लीजिए। कपालभाति कैसे करना है? आपको वही तेजी के साथ नहीं करना है। कपाल का मतलब मस्तिष्क शुद्धि करनी है आपको कपालभाति। और आपको योग मुद्रा, ये जो मुद्रा है ये योग मुद्रा, आंखें सहजता से बंद रखते हुए ये आपको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास इस प्रकार करना है। जिसको एलर्जी जिसको रहती है वो थोड़ा सा वज्रासन में बैठे। वज्रासन में खाना खाने के बाद में सुबह शाम दोनों टाइम वज्रासन में। वज्रासन कौन सा होता है? जैसे मोहम्मदन भाई नमाज पढ़ते हैं उस आसन का नाम होता है वज्रासन। ये पैरों को मोड़ के इस आसन में जो बैठते हैं वो वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन में बैठते क्योंकि उसको फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाना है। वज्रासन बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो उस प्रकार कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे मिलाना है नमस्कार मुद्रा में और पूरा श्वास भरते हुए बाहर खोलना है। पूरा पीछे ले जाइए, फिर श्वास छोड़ते वापिस, फिर करिए। ये क्रिया भी आपको 10 बार करनी है। उसके अलावा आपको सरसों का या नारियल सरसों का या तिल्ली का जो तेल होता है उसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद में जो आपके पीछे जो फेफड़ा यहाँ है उसके जो पीछे का हिस्सा है उस पर आपको थोड़ी सी मालिश करनी है। उसको गर्म तेल से यूं अपोजिट यूं मालिश करनी है। मालिश करेंगे तो फेफड़ों की एक्टिविटी बढ़ेगी और फेफड़ों को थोड़ा सा भाप ले सकते हैं, तो भाप का भी क्रिया करेंगे। आप उसके लिए आहार जो है उसका आहार के बारे में मैं बताता हूँ। सुबह जब उठते हैं गर्म पानी, गुनगुना पानी पिया फ्रेश होने के बाद में एक हमारी कुंजल क्रिया होती है। जिसको साइनस रहता है, जुकाम रहता है, एलर्जिक रहता है, अस्थमा रहता है, उनके लिए जो कुंजल क्रिया है वो क्रिया आप प्राकृतिक चिकित्सा में आके एक बार सीख सकते हैं। और नहीं तो नेक्स्ट में वीडियो डालूंगा कुंजल क्रिया का, तो आप उसको देख के भी कर सकते हैं। कुंजल क्रिया क्या होती है, आपको खाली पेट जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा दुगुना पानी पीना है आपको। आप जैसे सुबह पानी तो 2 गिलास पीते हो, पर तो आपको 5-6 गिलास जबरदस्ती पानी पीना है। जबरदस्ती पानी पीने के बाद में आपको उकड़ा खड़े होना है। खड़े होने के बाद में आपको पेट को ऐसे प्रेस करके अंगुली मुंह में डाल के पूरा पानी बाहर निकाल देना है। तो उससे जो क्या होगा, आपके फेफड़ों में जितना भी कफ जमा हुआ है ना, वो कफ पूरा पानी के साथ डाइल्यूट होके बाहर निकल जाएगा। तो एक तो ये हो जाएगा, एकदम फेफड़े खाली हो जाएंगे तो आपको श्वास लेने में बहुत अच्छा। एक दिन में जिसको हाइपर एसिडिटी होती है उनको भी ये क्रिया कराते हैं। पर तो जिसको हाई बीपी बहुत ज्यादा होता है वो नॉर्मल पानी से कर सकते हैं, पर तो ध्यान से करें। वो कोई भी योगिक क्रियाएं जो करते हैं तो आपके योग सिखाने वाला है या प्राकृतिक चिकित्सक उनके सानिध्य में करें, वो अपने आप नहीं करें। जिनको हार्ट और बीपी वाला पेशेंट होता है वो अपने आप नहीं करें। तो एक तो ये है। दूसरी, उसके बाद में कुंजल करने के बाद में आपको क्या करना है, नीम गिलोय कम से कम 4 इंच नीम गिलोय ले लीजिए और करीबन 5 से 10 पत्ते तुलसी का पत्ता ले लीजिए। उनका दोनों का ज्यादा मत कुछ में ले, दोनों का एक काढ़ा बना लीजिए। आपको कूट के उसको थोड़ा सा उबाल लीजिए। 1 कप पानी में आधा कप रह जाए तो उसको पानी थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, तो आप उसको पीजिए। डायबिटीज है तो वो गुड़ नहीं डालिए, वो वैसे ही पी लीजिए। वो आपको करीबन 10 से 15 दिन आप उसको सेवन करना है। फिर आप 5-7 दिन बीच में गैप दे दीजिए, फिर आपको 10 दिन कर लीजिए। इस प्रकार मतलब मेडिसिन के रूप में उसको लेना है, जिससे आपके फेफड़ों में एक्टिविटी बढ़ाएगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ाएगा। ये आपको नीम गिलोय वाला काढ़ा लेना है। दूसरा, आपको आहार जो है उसमें, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं। अब वेदर जो चेंज जो है
चेंज होता है तो आपकी जो डाइजेशन सिस्टम होता है कईयों का खराब हो जाता है, उसके कारण से गैस्ट्राइटिस हो जाती है, अस्थमैटिक जो प्रॉब्लम उसको अस्थमा की ओर बढ़ जाता है। तो आपको उसमें क्या करना है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको सात्विक आहार का प्रयोग करना है। एकदम सात्विक आहार कौन सा, सुपाच्य हो गए, आराम से पच भी जाए और आराम से आपको निष्कासन हो जाए, इस प्रकार का आहार का प्रयोग करना है। तो आपको दही, छाछ, एक बार मिल्क प्रोडक्ट जो होता है एस्थमिक एलर्जी वालों को लिए डेयरी जो प्रोडक्ट जिसका बोले डेयरी प्रोडक्ट है उसका एक बार सेवन नहीं करें। नहीं तो ब्रेड खाएंगे हो, न अंडे खाएंगे, न दूध पिएंगे, कुछ समय के लिए दूध को त्याग दीजिए। यदि दूध पीने की आदत है, दूध नियमित रूप से पीते हैं, तो दूध में हल्दी या मुनक्का डाल के या अंजीर डाल के या पिंड खजूर डाल के उसको दूध को पीना है। सादा दूध आपको बिल्कुल नहीं पीना है। तो इस प्रकार का यदि आहार या पी लेते हो तो आपकी एलर्जिक जो है, अस्थमेटिक है, उसको धीरे धीरे आप ये मत समझिए कि एक दिन में ही ठीक हो जाएंगे। आप इस क्रिया को कंटिन्यू 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, और धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू, क्योंकि योग के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता तो है नहीं। आपको ये एक चटाई चाहिए, चटाई भी नहीं है तो आप एक कंबल बिछा लीजिए, दरी बिछा लीजिए, तो आपको सीख लीजिए, उसके बाद में आपको योग की क्रियाएं घर पे ही कर लेना है। तो आज एलर्जिक वेदर चेंज होते हुए एलर्जिक जो क्रियाएं हैं उससे बचने के लिए ये आहार क्या लेनी चाहिए इसके बारे में बताया है। आपको कोई भी हो तो पिछले वीडियो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आके उन्होंने सुझाव दिया, तो आप लोग भी मेरे YouTube चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं या अनसब्सक्राइबर भी हैं, वो आपको इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट्स करके किसी प्रकार की कोई आगे डिजीज हो तो वो पूछ सकते हैं। नहीं तो आप प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर में कभी भी आके मिल सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। आज इतने लिए। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।